आज हम शुरू कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं कि निर्वात में दो आवेश पड़े हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक, है ना, जिनका परिमाण तो समान है परंतु इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। हम ये मान रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, एक माइनस और एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो परिमाण में समान है और इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो निर्वात में जब दो आवेश जिनके परिमाण समान और प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे काफ़ी नज़दीक रखे होते हैं, यानी कि बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में वो एक निकाय का निर्माण करते हैं, है ना, और यह निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। तो निर्वात में रखे दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों के द्वारा बना एक निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a या 2r मान सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक O पॉइंट आएगा जहाँ पर Q वाले आवेश यानी कि माइनस Q वाले और प्लस Q वाले आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनाया जाएगा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, या यूँ कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के प्रभाव को उस बिंदु पर निरस्त कर देंगे। तो इस बिंदु को हम हमेशा उदासीन बिंदु कहेंगे। उदासीन बिंदु कहेंगे हम इसको, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम ये मान रहे हैं कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A से O तक की डिस्टेंस A हो जाएगी और O से B तक की डिस्टेंस भी A हो जाएगी। तो ये बराबर डिस्टेंस में बढ़ जाएगा। तो O है हमारे पास में एक उदासीन बिंदु, ठीक है। आगे हमारे पास में होता है अक्ष। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये तो है अक्ष। तो देखिए इसमें अक्ष कौन है, तो इस आवेश को मिलाने वाली रेखा ये है, ठीक है। हम इसे कह रहे हैं अक्ष, ओके। तो फिर निरक्ष क्या है? अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी, यानी कि A और B के लंबवत जो लाइन खींची जाएगी उसे कहा जाएगा निरक्ष। तो ये होता है निरक्ष, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव होता है हमारे पास में। तो निर्वात में रखे दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं और उस निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव में जो मध्य बिंदु होता है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं और अक्ष जो होता है वो दोनों बिंदुओं को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, और निरक्ष जो होता है वो इसके लंबवत रेखा होती है अक्ष के, ठीक है। आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि। P वेक्टर इज इक्वल टू Q अदिश होता है लेकिन A जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे अगर सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी? तो इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो ये उसके विपरीत है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। मात्रक क्या है? तो देखिए इसका मात्रक है डी बाई। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक डी बाई होता है। क्या होता है? डी बाई।
और बाकी आप इनको यूँ भी लिख सकते हैं, कूलाम इंटू मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम इंटू मीटर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। और अगर विमा की बात की जाए तो देखिए आवेश की विमा होती है A1 T1, Q इज इक्वल टू IT, I मतलब एम्पियर मतलब करंट, और करंट की विमा A1 होती है, T मतलब समय, समय की विमा T1 है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल विमा इसकी क्या बनेगी, तो हमारे पास में मीटर यानी कि M1, सॉरी किलोग्राम तो है ही नहीं, MLTA, इन चार से मिलकर राशियाँ बन रही है हमारे पास में। देखो यहाँ पर A है, दूरी है, लेकिन द्रव्यमान नहीं है, तो इसको तो M0, द्रव्यमान के लिए तो M यूज में लेते हैं, तो इसको M0। अच्छा, दूरी का L है, तो L हमारे पास में एक है, तो L1 एम्पियर, और समय यानी कि T1 और A1, ये इसकी विमा होती है। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ उदाहरण है इसके, कुछ अणु जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, वह होते हैं NaCl, HCl और H2O। ठीक है, यह विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास में आ गया। आगे हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, वो हम निकाल रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी है इसमें, विद्युत द्विध्रुव के पास में अक्ष और निरक्ष दोनों होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर अलग होती है और निरक्ष पर अलग होती है। तो हम इसको दो पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पहली अक्ष पर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक द्विध्रुव है AB निर्वात में, ठीक है, जिसमें A बिंदु पर -Q और B बिंदु पर +Q आवेश रखा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान रहे हैं कि 2A है, 2A इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ओके। और बीच वाला बिंदु जो इसका है वो O बिंदु है, जो कि उदासीन बिंदु कहलाता है। तो इस उदासीन बिंदु से अक्षीय रेखा पर, उदासीन बिंदु से अक्षीय रेखा पर R दूरी पर कोई P बिंदु उपस्थित है। अक्षीय रेखा पर उदासीन बिंदु से R दूरी पर कोई P बिंदु उपस्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास में जो B+Q चार्ज रखा है B बिंदु पर, उसके कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 होगी। कितनी? E1। अच्छा, जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम ये मान लेते हैं कि उस बिंदु पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है जो कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वाले क्या करेगा, उसको धक्का देगा तो बल की दिशा इस तरफ होगी, इसलिए E1 की डायरेक्शन हम इधर मान रहे हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट वेक्टर मानेंगे हम, वो P यूनिट वेक्टर मानेंगे। इसी तरीके से अगर माइनस की बात करूँ तो माइनस हमेशा इस तरफ डायरेक्शन को शो करेगा, E2 मानेंगे, और इसकी जो यूनिट वेक्टर होगी वो -P यूनिट वेक्टर से हम शो करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करेगा ये, है ना। वैल्यू एक होती है इसकी। चलिए शुरू करते हैं। तो +Q आवेश के कारण तीव्रता, P बिंदु पर तीव्रता +Q आवेश के कारण कितनी, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन, अच्छा नीचे आपके पास डिस्टेंस उस आवेश से P बिंदु तक की, इस आवेश से जो B बिंदु पर आवेश पड़ा है वहाँ से P बिंदु की डिस्टेंस कितनी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस R, अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर दूँ तो A डिस्टेंस यहाँ तक और यहाँ तक की डिस्टेंस भी A, ठीक। तो
आर में से, पूरे आर में से अगर ए को घटा दिया जाए तो आपके पास में बी से पी तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और दिशा जो है वो पी, कहाँ से कहाँ तक, बी से पी की ओर। इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से बी से पी तक की डिस्टेंस क्या हो गई, आर माइनस ए, ठीक है। और अगर यही डिस्टेंस ए से माने, ए से पी तक माने तो हो जाएगी आर प्लस ए, ठीक। आगे इसी तरीके से अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालूं तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी, तो ये हमारे पास में होगी E2 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर जो आपके पास में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, उस कंडीशन में माइनस पी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। दिशा किधर है, पी से ए की ओर। यह है आपके पास में समीकरण यानी कि इक्वेशन 2। अब इनमें से कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है, ठीक है। E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है। इस कंडीशन में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला भाग कम है तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर इसका नीचे वाला भाग कम है, r माइनस ए है, r प्लस ए है, तो इसकी वैल्यू तो कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो नेट यानी कि कुल तीव्रता हमारे पास में हो जाएगी E वेक्टर इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2, E1 क्या है आपके पास में, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पी यूनिट वेक्टर, ठीक है। चाहे तो अच्छा वैसे तो लिख दिया अपन ने, माइनस ई के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो आप इस p से भी माइनस का साइन यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ लिख रहे हैं तो आप माइनस का चिन्ह यहाँ से कैलकुलेट करके E1 इज इक्वल टू ज़्यादा में से कम वाला घटा के ला सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तब भी अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये माइनस जो होगा वो इसके पास में चला जाएगा, तब भी आपके पास में माइनस आ ही जाएगा, ठीक है। आगे के क्यू दोनों बाहर, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, दोनों को इंटू करके नीचे लिख देंगे, ठीक। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, साफ करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए। बाहर आपके पास में के क्यू ऐसा का ऐसा है, उसको रहने देंगे और इसके बाहर आप पी यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ये तो आपके पास में हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a, और इसको अगर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r a अपॉन
ये फॉर्मूला आपके पास में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर ऐसा कैसा, ठीक है। ओपन कर देते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। माइनस का चिन्ह अंदर गया, सारे चिन्ह बदल गए, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों जुड़ गए 4RA, ठीक है। तो हमारे पास में आया ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इनके साथ में एक यूनिट वेक्टर चल रहा है, इसको साथ में लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2A और यहाँ से Q अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे पास में एक द्विध्रुव आ जाता है, ठीक है। इसको यूँ लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डॉट 2A। यहाँ से 2A लिया, बचा क्या हमारे पास में 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको तो हम P लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि Q इंटू 2A आपके पास में होता है P, ठीक है, इसलिए आप इस E वेक्टर को लिख सकते हैं। देखो ये तो हो गया P यानी कि K P 2, इसका हम आगे ले लेते हैं अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, जो ये आर बचेगा वो वापस यहाँ लगाएंगे हम, ठीक है। अब आप चाहें भी यूनिट वेक्टर इसके साथ में चलता रहे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आर है, जो ओ से पी तक की डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है ए की तुलना में। तो आप ए को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, है ना। आर स्क्वायर जो बहुत ज़्यादा है ए स्क्वायर की तुलना में, तो ए को आप 0 के बराबर मान रहे हैं, तो आपके पास में क्या बचा, केवल आर। तो आप इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू 2KP अपॉन आर स्क्वायर आर पी यूनिट वेक्टर। अच्छा, आर स्क्वायर आर कैंसिल, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 2KP ओवर आर, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो P यूनिट वेक्टर से दी जाएगी, ठीक है। P यूनिट वेक्टर से दी जाएगी, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ठीक है ना। ये आपके पास में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।